नमस्कार। चलिए रिवीजन के तौर पर आज हम व्याकरण में वाक्य और वाक्य के प्रकार देखते हैं। तो वाक्य के बारे में तो आप जानते हैं कि वाक्य जो है उसके बारे में शुद्ध और अशुद्ध वाक्य ये हम सीख चुके हैं। तो यहाँ ये भी सीखना है कि वाक्य किसे कहते हैं। तो सबसे पहले उसकी व्याख्या देखिए कि यहाँ लिखा है कि शब्दों का ऐसा व्यवस्थित और सार्थक समूह, व्यवस्थित और सार्थक समूह जो किसी विचार या भाव को पूर्णतः व्यक्त कर सकता है। किसी विचार या भाव उसे वह पूर्णतः व्यक्त कर सकता है, वाक्य कहलाता है। तो दो तीन बातें हमें याद रखनी है कि सबसे पहले तो ये वाक्य व्यवस्थित होना चाहिए। तो व्यवस्थित किसे कहते हैं, तो यहां हम वाक्य के प्रमुख तत्वों के अंतर्गत देखेंगे। दूसरी बात है सार्थक, तो उसमें सार्थकता होनी चाहिए। तीसरी बात है कि भाव को या विचार को पूर्णतः व्यक्त कर सकता हो, ऐसी क्षमता उसमें होनी चाहिए, तो वाक्य कहलाता है। तो इसके अंतर्गत हमें यह देखना है सबसे पहले कि वाक्य जो है उसके प्रमुख तत्व कौन कौन से। तो वाक्य के जो प्रमुख तत्व हैं उसके बारे में हम देखें तो सबसे पहले ये सार्थकता जो है ये देखनी है। सार्थकता किसे कहते हैं? सार्थकता यानी वाक्य सार्थक होना चाहिए, उसमें सार्थकता होनी चाहिए। तो ये इसके अंतर्गत ये कहना है, इसका अभिप्राय ये है कि वाक्य में प्रयुक्त जो भी शब्द हैं वह सार्थक शब्द होने चाहिए, उसका कोई अर्थ होना चाहिए। निरर्थक शब्दों का तो कोई अर्थ नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि निरर्थक शब्दावलियों का हम प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कोई कहता है कुछ पानी बानी पीकर जाना, पानी बानी पिया क्या? तो पानी तो ठीक है, बानी हम साथ साथ बोल लेते हैं, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन कहने का अर्थ तो समझ में आ जाता है कि भाई पानी की बात कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई निरर्थक शब्दों का हम प्रयोग करते हैं तो हमारी समझ में नहीं आ रहा। जैसे कोई कहता है कि मैं जा को लो था, जा कोलो था, ये क्या है? ये को लो इसका कोई अर्थ नहीं। मैं जा रहा था ये कहने से समझ में आ रहा था। तो ऐसे निरर्थक शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि उसमें योग्यता होनी चाहिए। ये जो योग्यता की बात है यानी योग्य शब्दों का प्रयोग होना चाहिए कि जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उसमें अर्थ प्रदान करने की योग्यता या सामर्थ्य होनी चाहिए। जैसे मैंने पानी खाया, ऐसा तो हम नहीं बोल सकते। पानी ये कोई खाने की चीज नहीं है, पानी है वह तो पीने की चीज है ना। तो पानी खाया ये कहना ये तो गलत। तो योग्यता से मतलब ये है कि हमें योग्य शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। पानी के साथ पीना शब्द का प्रयोग होना चाहिए। पानी खाया ये तो गलत। तीसरी बात ये है कि आकांक्षा। तो ये आकांक्षा का मतलब है कि वाक्य हम पढ़ रहे तो हमें कोई आकांक्षा बाकी नहीं रहनी चाहिए, कोई अपेक्षा नहीं रहनी चाहिए कि अब आगे कुछ होगा, आगे कहने वाले हैं, आगे बोलने वाले हैं, आगे कुछ आने वाला है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कोई कहता है कि चाहता है, तो हमें प्रश्न होता है कौन चाहता है, किसे चाहता है, क्यों चाहता है, क्या चाहता है। तो ये सारे प्रश्न हमारे मन में रहते हैं, आकांक्षा रहती है कि अभी और कुछ कहने वाले हैं। तो कोई ऐसा कहता है कि पढ़ना चाहते हैं, तो भी प्रश्न रहता है कौन पढ़ना चाहते हैं, क्यों पढ़ना चाहते हैं। लेकिन कोई ऐसा कहते हैं कि भाई वह पढ़ना चाहता है, तो ये पूरा वाक्य हो गया, वह पढ़ना चाहता है पूरा हो गया, हमारी समझ में आ गया। तो ऐसी आकांक्षा पूरी होनी चाहिए। फिर है निकटता। तो ये निकटता जो है, ये निकटता, इससे मतलब तो ये है कि वाक्य में जो शब्द हैं या बोलते हैं हम, बोलने में या लिखने में,
उचित निकटता रखनी चाहिए, होनी चाहिए। यदि कहीं उचित विराम चिन्हों की आवश्यकता है तो वहाँ विराम चिन्ह लगाने चाहिए, नहीं लगाने से अर्थ का अनर्थ हो सकता है। तो कुछ रुक रुक कर बोले, कोई जल्दी से तेजी से बोले तो वाक्य का अर्थ हमारी समझ में नहीं आता है। एक शब्द बोले कि मैं, थोड़ी देर बाद बोलते हैं खाना, तो ये समझ में नहीं आ रहा। तो पूरा वाक्य एक साथ बोलना चाहिए, निकट होना चाहिए, लिखने में बोलने में भी। फिर है पद क्रम, पद यानी शब्द, उसका क्रम, तो ये सही क्रम होना चाहिए। कोई ऐसा कहता है कि भाई केवल पत्र एक है लिखा मैंने, केवल पत्र एक है लिखा मैंने, ये तो गलत है, पद क्रम नहीं है। ये होना चाहिए कि मैंने केवल एक पत्र लिखा है, ये पद क्रम, ये हमारी समझ में आना चाहिए। ये उल्टा सुल्टा हो गया है तो हम व्यवस्थित रूप दे सकते हैं। परीक्षा में ऐसा पूछा जाता है कि ये वाक्य को शुद्ध कीजिए, परीक्षा में पूछता है तो उसमें ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, ये पद क्रम बदल देते हैं, तो हमें सही क्रम से फिर से लिखना चाहिए। तो ये होना चाहिए कि मैंने केवल एक पत्र लिखा है। इसके बाद है अन्वय। अन्वय का मतलब ये है कि भाई मेल, दो शब्दों के बीच मेल होना चाहिए। वाक्य में जो प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द हैं उसमें कर्ता, कर्म, वचन, कारक, क्रिया आदि सभी में उपयुक्त मेल होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे तो वाक्य शुद्ध नहीं कहलाएगा। जैसे हम खाना खाता हूँ, ये तो गलत है। हम खाना खाता हूँ तो हमारे लिए तो हम नहीं बोलते ना, मैं खाना खाता हूँ। यदि हम बोलते हैं हम, तो ऐसे बोलना चाहिए हम खाना खाते हैं। हाँ, कभी कभी बड़े बड़े नेता जो है ना हमारे आजकल के, वे अपने लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे एक पूर्व प्रधानमंत्री बोलते थे कि हमने देखा कि देश में क्या हो रहा है, हम देखेंगे। अब ये हम शब्द उसके लिए ठीक नहीं है। वे तो अपनी सरकार की बात कर रहे थे, लेकिन बार बार ये शब्द आता था कि हमने देखा, हम देखेंगे। तो ये अपने लिए हम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम कोई ऐसे घमंडी या अहंकारी या अभिमानी व्यक्ति भी खुद के लिए बहुवचन का प्रयोग करता है, ये ठीक नहीं है। तो यहाँ हम का प्रयोग करते हैं तो ये होना चाहिए कि हम खाना खाते हैं, हम खाना खाता हूँ, ये गलत है। तो ये अन्वय, ये मेल ठीक होना चाहिए, क्रिया का, कर्म का, वचन का। क्लियर? तो ये हो गए हमारे वाक्य के प्रमुख तत्व। तो ये तत्व है। अब देखना है वाक्य जो है उसके घटक। अब वाक्य के दो ही प्रमुख घटक हैं, एक जो है उद्देश्य है, दूसरा जो है विधेय है। उद्देश्य उसे कहते हैं कर्ता और कर्ता का विस्तार। उद्देश्य का अर्थ है कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए, ये उद्देश्य, जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य में आता है, उद्देश्य के अंतर्गत आता है। उसमें कर्ता होता है और कर्ता का विस्तार भी होता है। कर्ता के बारे में कुछ विशेषण लगाया गया है कर्ता के आगे, तो ये भी कर्ता के अंतर्गत, कर्ता के विस्तार के अंतर्गत आता है। दूसरा है विधेय। विधेय का मतलब है उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वह विधेय है। उसमें क्रिया है, कर्म है, क्रिया का विस्तार है, कर्म का विस्तार है। यहाँ जो लिखा है क्रिया कर्म का विस्तार, ये क्रिया कर्म का विस्तार नहीं करना है, क्रिया का विस्तार और कर्म का विस्तार दोनों का विस्तार है। तो एक उदाहरण देखिए, यहाँ लिखा है शायद, हाँ, तो तारा का भाई, देखिए यहाँ लिखा है तारा का भाई। कर्ता तो ये है नरेश। तो यहाँ कर्ता के बारे में कर्ता का विस्तार किया गया है। तारा का भाई, ये कर्ता का विस्तार है, ये कर्ता है नरेश। अब देखिए क्रिया, तो क्रिया जो है और कर्म जो है वह यहाँ लिखा है। तो धीरे धीरे पढ़ता है, क्रिया विशेषण। देखिए धीरे धीरे, ये क्रियापद पढ़ता है, तो ये क्रिया विशेषण हो गया। अब क्या पढ़ता है? कहानी की पुस्तक, ये कर्म है। क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है।
किसकी पुस्तक पढ़ता है? कहानी की पुस्तक पढ़ता है। तो ये कर्म का भी विस्तार हो गया। तो यहाँ पूरा समझ में आ जाता है कि भाई दो घटक होते हैं। पहला घटक है उद्देश्य यानी कर्ता और कर्ता का विस्तार, दूसरा घटक है विधेय और विधेय के अंतर्गत क्रिया का विस्तार, कर्म और कर्म का विस्तार। तो यहाँ ये क्रिया का विस्तार है, धीरे धीरे पढ़ता है। ये क्रियापद है, पढ़ता है, लेकिन कैसे पढ़ता है? धीरे धीरे। तो ये क्रिया का विस्तार है। ये कर्म है, पुस्तक पढ़ता है, ये कर्म है। तो ये कर्म का विस्तार है। कहानी की पुस्तक पढ़ता है, तो ये कर्म का विस्तार है। क्लियर? तो ये दो महत्वपूर्ण घटक होता है वाक्य में, एक उद्देश्य और एक विधेय। क्लियर? अब हमें देखना है कि वाक्य के भेद या वाक्य के प्रकार। तो ये वाक्य के प्रकार देखिए, वाक्य के प्रकार हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक जो है अर्थ के आधार पर करते हैं, दूसरा जो है रचना के आधार पर करते हैं। दो तरीके से होता है। तो सबसे पहले हमें जो देखना है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद या प्रकार। अब अर्थ के अंतर्गत देखना है तो वाक्य का जो भेद होता है अर्थ के आधार पर 8 भेद है उसमें। तो सबसे पहले हमें ये अर्थ के आधार पर देखना है कि कौन कौन से प्रकार है। तो विधानवाचक वाक्य, विधान वाक्य। तो ये विधान है, उसमें विधान किया गया है, कुछ कहा गया है जिस वाक्य में कार्य होने का या करने का सामान्य कथन होता है, विधान होता है, उसे हम कहते हैं विधानवाचक वाक्य। जैसे कोई कहता है कि प्रियोदा सेवाभावी था, तो ये विधान कर दिया, ये निवेदन कर दिया, उसके बारे में बताया कि भाई सेवाभावी था, तो ये विधान है, ये निवेदन है। तो जिसमें निवेदन किया जाता है, विधान किया जाता है, उसे बोलते हैं विधानवाचक वाक्य। दूसरा देखिए, डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा था, तो ये भी विधान है। उसमें कोई आज्ञा नहीं दी गई है, उसमें आज्ञा नहीं है, उसमें विधान किया है, बताया है कि भाई डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा था, ये निवेदन है, कोई बोल रहा है। तीसरा वाक्य देखिए कि वृक्ष हमें स्वच्छ वायु प्रदान करते हैं, तो ये भी निवेदन है। तो ये विधानवाचक वाक्य हो गया। अब दूसरा देखिए कि निषेधवाचक वाक्य। यहां तो विधान निवेदन किया है, अब निषेध में तो निषेध या नकार की बात है। जिस वाक्य में कार्य न होने का या न करने की बात है, उसका बोध हमें होता है, उसे हम बोलते हैं निषेधवाचक वाक्य या नकारवाचक वाक्य। तो यहां नेगेटिव बात होती है, न करने की बात होती है, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, ये निषेधवाचक है, उसमें ना नहीं। तो नहीं खाऊंगा, ये देखने से ही पता चल जाता है कि ये निषेधवाचक वाक्य है। दूसरा देखिए, मरना मुझे कठिन नहीं लगता, मरना मुझे कठिन नहीं लगता, ये नहीं लगता ये कहाँ है, इसलिए निषेधवाचक। हम दूसरे शब्दों में इसे कह सकते हैं, मरना मुझे आसान लगता है, तो ये विधानवाचक वाक्य हो गया। मरना मुझे आसान लगता है, तो उसमें निषेध नहीं हो, वाक्य का अर्थ तो वही है। देखिए कि मरना मुझे कठिन नहीं लगता, तो इस बात को हम विधान के स्वरूप में वाक्य के अर्थ को बदले बिना बता सकते कि मरना मुझे सरल लगता है। तीसरा वाक्य देखिए, वह घर नहीं जाएगा, तो यहां भी निषेध है, मना कर दिया। तो जहां ना, नहीं, मत ऐसी बात होती है, वहां निषेधवाचक वाक्य बोलते हैं उसे। अब देखिए प्रश्नवाचक वाक्य, तो ये तो सरल है, हम ढूंढ सकते हैं, जिसके अंत में प्रश्नार्थ हो, जिसमें प्रश्न किया गया हो, ऐसे वाक्यों को प्रश्नार्थ वाक्य कहते हैं। यदि वाक्य में कोई प्रश्न किया जाए तो उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो इस तरह के वाक्यों में ऐसे शब्द भी आते हैं, जैसे क्या, कौन, कैसे, कब, क्यों, किस लिए, ऐसे शब्द भी आते हैं। प्रश्न सूचक शब्द का प्रयोग भी होता है और अंत में प्रश्नार्थ लगाया जाता है। जैसे इस नगरी का राजा कौन है, ये कौन शब्द आ गया, तो आसानी से हम ढूंढ सकते हैं कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। राजा का नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, इसकी बकरी कैसे मरी, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई,
आप किस लिए यहाँ वहाँ जाया करते हैं? हाँ, किस लिए? तो ये सारे शब्द है, कौन, क्या, किस लिए, ये शब्द प्रश्न सूचक शब्द है और अंत में प्रश्नार्थ आता है तो हम आसानी से ढूंढ सकते हैं कि ये प्रश्नवाचक वाक्य। क्लियर? अब देखना है विस्मयादि वाचक वाक्य। तो विस्मयादि वाचक कैसे? देखिए कि यदि वाक्य में विस्मय प्रकट होता है, शोक प्रकट होता है, कोई हर्ष प्रकट होता है, कोई घृणा की बात है, कोई आनंद या खुशी की बात व्यक्त होती है, उसका भाव व्यक्त होता है, भाव की अभिव्यक्ति होती है, तो हमें उसे विस्मयादि वाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे इतना सुंदर गुलमर्ग, तो अरे, तो वहां उद्गार चिन्ह लगा है, तो यहां आनंद व्यक्त किया गया, खुशी व्यक्त की गई है। देखिए ओह यह क्या हो गया, तो यहाँ दुख प्रकट किया गया है कि ओह यह क्या हो गया। तो यहाँ उसे ढूंढने का आसान तरीका ये है कि ये ओह अरे ये लगाने के बाद उद्गार चिन्ह तो लगा हुआ होता है, फिर कहते हैं वाह कितना सुंदर घर, तो यहाँ आनंद या खुशी प्रकट की गई है। तो ये विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाता है। इसके बाद देखिए इच्छावाचक वाक्य, जहाँ कोई इच्छा व्यक्त की जाती है, कोई अपेक्षा, शुभकामना या आशा व्यक्त की जाती है, कोई शाप दिया जाता है, तो ऐसी अभिव्यक्ति जहाँ होती है उसे बोलते हैं इच्छावाचक वाक्य। जैसे कोई कहते हैं हमें कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो ये इच्छा है उसकी शुभकामना है। कोई कहते हैं कि भाई गुरुजी आ जाए तो अच्छा हो, तो ये भी इच्छा है, ये भी कामना है। कोई कहते हैं कि भगवान करे तुम सफल हो, तो ये भी शुभकामना है। कोई कहते हैं कि जा तुझे नरक में भी जगह न मिले, ये शाप, ये भी इच्छा है ना कि तुझे नरक में भी जगह ना मिले। तो ऐसी इच्छा जहाँ प्रकट होती है वाक्य में उसे बोलते हैं इच्छावाचक वाक्य। उसमें ये शाप भी रहता है, शुभकामनाएं भी व्यक्त की जाती हैं। इसके बाद देखिए संदेहवाचक वाक्य, ये हमने देख लिए। अब संदेहवाचक वाक्य, तो संदेह व्यक्त किया जाता है, शंका व्यक्त की जाती है या संभावना का बोध होता है, तो उसे हम कहते हैं संदेहवाचक वाक्य। जैसे संभवतः आज वर्षा होगी, संभवतः आज वर्षा होगी या बारिश होगी, तो ये संभवतः, ये संभावना व्यक्त की गई। कोई कहता है कि लगता है मैंने इस व्यक्ति को कहीं देखा है, तो ये लगता है उसे, ये संभावना व्यक्त कर रहे हैं, संदेह व्यक्त कर रहे हैं कि अब तक वह सो गया होगा, ये भी संभावना है। तो जहाँ ऐसी संभावना व्यक्त की गई हो उस वाक्य को हम बोलते हैं संदेहवाचक वाक्य। फिर है संकेतवाचक वाक्य। तो संकेत या इशारा किया जाता है कि जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है, अथवा एक कार्य का संकेत दूसरे कार्य से मिलता है, तो उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे परिश्रम करोगे तो अवश्य सफलता मिलेगी, तो एक कार्य है, तो ये यहाँ शर्त रखी गई है कि भाई परिश्रम करोगे तो अवश्य सफलता मिलेगी। तो दूसरे वाक्य पर निर्भर है एक वाक्य, एक क्रिया का होना ये दूसरे वाक्य पर निर्भर है। यदि वर्षा अच्छी हो तो फसल भी अच्छी होगी। अगला उदाहरण देखिए, यदि मौसम ठीक रहा तो हम घूमने जाएंगे। तो ये घूमने जाना तय नहीं है, मौसम अच्छा रहना चाहिए, ये शर्त तो दूसरे वाक्य पर निर्भर है। फिर अंत में 8वां भेद देखिए, आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य। आज्ञावाचक या विधिवाचक, उसमें क्या होता है कि जिस वाक्य के द्वारा आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना यानी विनती, निर्देश आदि का भाव प्रकट होता है, उसे हम बोलते हैं आज्ञावाचक या विधिवाचक। जैसे भिश्ती को निकालो, कसाई को लाओ, तो राजा ने आज्ञा दी कि भिश्ती को निकालो, कसाई को लाओ, ये आज्ञावाचक।
तो कोई अनुमति वाचक होता है। देखिए कि तुम जा सकते हो, यू मे गो नाउ, ऐसे बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये अनुमति वाचक है। फिर प्रार्थनावाचक देखिए कि कृपया मेरी सहायता कीजिए, तो ये प्रार्थना है, भगवान मुझे बचा लीजिए, तो ये प्रार्थना है, हमारी विनती है। फिर निर्देश भी होता है, देखिए कि यहां मत बैठो, तो ये निर्देश किया गया है। जैसे तो आज्ञावाचक हैं ये, लेकिन उसमें निर्देश भी किया गया है कि भाई यहां मत बैठो, ये बता भी रहे हैं, आज्ञा भी दे रहे, तो ये सारे वाक्य है आज्ञावाचक। तो हमने ये देखा कि अर्थ के आधार पर ये 8 भेद थे, वाक्य के भेद। अब हमें आगे देखना है दूसरा भेद जो है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो उसके 3 भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो 3 भेद हम देखते हैं। तो रचना के आधार पर हमें वाक्य भेद देखने हैं। तो रचना के आधार पर ये 3 भेद हैं, एक सरल वाक्य है, एक संयुक्त वाक्य है और एक मिश्र वाक्य है। अब देखिए कि रचना के आधार पर हम जो भेद देखते हैं उसमें सरल या साधारण वाक्य है। तो साधारण या सरल वाक्य किससे कहते हैं, पहले ये देख लीजिए कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो, हम उद्देश्य के बारे में सीख चुके हैं, जिसमें कर्ता और कर्ता का विस्तार होता है। तो जिसमें एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो, तो उसे हम सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे पिताजी पार्क में बैठे, तो उसमें एक उद्देश्य, पिताजी पार्क में बैठे, विधेय। तो यहाँ एक उद्देश्य और एक विधेय है। तो सरल या साधारण वाक्य, उसमें एक ही वाक्य होता है। वाक्य के उद्देश्य में कर्ता होता है, उद्देश्य में क्या क्या आता है, कर्ता, कर्ता का विस्तार, विधेय, तो विधेय में क्रिया, कर्म और कर्म का विस्तार होता है। दूसरे वाक्य देखिए कि भार्गव ने पढ़ा, तो यह कर्ता और क्रियापद, बस दोनों। भार्गव पढ़ रहा है, तो यहां भी कर्ता है और क्रिया है, क्रिया का विस्तार है। पड़ोस में रहने वाला भार्गव पढ़ रहा है, तो यहां भी कर्ता है और कर्ता का विस्तार भी है, पड़ोस में रहने वाला भार्गव, और क्रिया भी है, क्रिया का विस्तार भी है, पढ़ रहा है। देखिए अगला वाक्य, भार्गव ने पुस्तक पढ़ी, तो यहां कर्ता है और कर्म है, क्रिया भी है, पुस्तक पढ़ी, पुस्तक कर्म है और क्रियापद है, पढ़ी। अगला वाक्य देखिए, भार्गव ने पिताजी को पुस्तक दी, तो यहां कर्ता है, कर्म है और क्रिया भी है। फिर देखिए, भार्गव ने अपने प्रिय मित्र को कहानी की पुस्तक दी, भार्गव ने अपने प्रिय मित्र को कहानी की पुस्तक दी, तो यहां कर्ता है, फिर कर्म है और कर्म का विस्तार भी है, फिर क्रिया है, क्रिया का पुस्तक दी, तो क्रियापद भी है। तो ये यहाँ हमने देखा कि ये सारे वाक्य जो हैं ये सरल या साधारण वाक्य है, क्योंकि उसमें एक ही उद्देश्य है, एक ही विधेय है, तो उसे हम सरल वाक्य कहते हैं या साधारण वाक्य कहते हैं। दूसरा भेद देखिए, संयुक्त वाक्य। तो ये जो पहला देखा सरल, अब संयुक्त देखिए, सरल के बाद संयुक्त देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ क्या होता है, संयुक्त वाक्य किससे कहते हैं, पहले तो यह समझना चाहिए कि जिस वाक्य में 2 उपवाक्य होते हैं और किसी समुच्चय बोधक अव्यय, जो हम सीख चुके 8वीं कक्षा में, तो योजक भी कहते हैं, इससे समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े रहते हैं, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो उसमें 2 उपवाक्य होते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, एक सरल वाक्य हो गया, एक उपवाक्य है, मैं पढ़ रहा हूँ, और तुम लिख रहे हो, दूसरा सरल वाक्य हो गया। तो ये 2 सरल वाक्य जुड़ जाता है अव्यय के द्वारा, समुच्चय बोधक अव्यय है, बीच में लगा है और, तो और से दोनों वाक्य जुड़ जाता है। ये जोड़ने का काम, संयोजन का कार्य जो करता है उसे संयोजक बोलते हैं। तो ऐसे संयोजक बीच में आते हैं, वाक्य में 2 वाक्य होते हैं, एवं और तथा एवं ऐसे समुच्चय बोधक अवयव से जुड़ जाते हैं।
अतः तो यहाँ जो वाक्य था ये संयुक्त वाक्य है कि मैं पढ़ रहा हूँ तुम लिख रहे हो। संयुक्त वाक्य के अंतर्गत जितने उपवाक्य होते हैं वे स्वतंत्र होते हैं, वे स्वतंत्र वाक्य बन जाते हैं। उसमें बीच में से समुच्चय बोधक अवयव निकाल दें तो अलग अलग स्वतंत्र वाक्य या सरल वाक्य में प्राप्त होते हैं। जैसे मैं हूँ सत्यकेतु, तो ये लिख केते ऐसे बोलते हैं, वैसे तो ये बोलना चाहिए मैं सत्यकेतु हूँ। और पत्नी है कामना, मेरी पत्नी है कामना, तो ये संयुक्त वाक्य हो गया और से जुड़ गया है। आपको सत्य बोलना चाहिए। अब जोड़ते हैं परंतु वह अप्रिय न हो। फिर देखिए तुम नहीं जा सके तो बेटे को भेज देते। अगला वाक्य देखिए, साल भर का खाता बंद करना है, साल भर का खाता बंद करना है। अतः ये संयोजक है, ये अव्यय है। अतः विवरण शीघ्र भेजिए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये वाक्य जो है संयुक्त वाक्य उसमें समुच्चय बोधक अव्यय उसका भी लोप हो जाता है। जैसे दुनिया में रहने वाले रहेंगे, अल्पविराम, जाने वाले चले जाएंगे, तो यहाँ और लगना चाहिए लेकिन लोप हो गया। दूसरा वाक्य देखिए, क्या सोचा था, अल्पविराम, क्या हो गया, तो यहाँ बीच में पर लगना चाहिए, पर क्या हो गया। फिर देखिए काम किया है, पैसा तो लूंगा ही, बीच में अल्पविराम लगा है, लेकिन इसलिए ये अव्यय होना चाहिए, उसका लोप हो गया। तो ये संयुक्त वाक्य है जिसमें सभी वाक्य स्वतंत्र होते हैं और समुच्चय बोधक अवयव से जुड़ जाते हैं। अब तीसरा भेद देखिए, मिश्र वाक्य। ये मिश्र वाक्य है यानी संकुल वाक्य है। जिस वाक्य की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुई हो जिसमें एक प्रधान वाक्य होता है, एक मुख्य वाक्य होता है, बाकी जो वाक्य होते हैं वह गौण होते हैं, उसके आधारित आते हैं, उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। तो जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है, एक तो मुख्य होता है, बाकी उसके आश्रित उपवाक्य होते हैं, उसके आश्रित आते हैं, इसलिए उसे मिश्र वाक्य कहा जाता है। तो प्रधान उपवाक्य में मुख्य कथन होता है, प्रधान है, ये मुख्य है, उसमें मुख्य बात होती है, तथा जिसका समर्थन करने के लिए या पूर्ति करने के लिए या विस्तार करने के लिए ये दूसरा आश्रित उपवाक्य ये कार्य करता है। तो इनमें से कोई भी उपवाक्य स्वतंत्र होता ही नहीं है। हमने संयुक्त वाक्य में देखा था सारे उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं, यहाँ स्वतंत्र नहीं होते, दोनों को एक दूसरे की अपेक्षा होती है, एक दूसरे पर आधारित है, स्वतंत्र नहीं है। देखिए यहाँ लिखा है कि मैं देखता हूं कि, अब पूरा तो नहीं हुआ, तुम मेहनत नहीं करते हो कि तुम मेहनत नहीं करते हो, तो ये भी स्वतंत्र नहीं है। मैं देखता हूं कि ये भी स्वतंत्र नहीं है, दोनों जुड़ जाते हैं तब पूरा वाक्य समझ में आता है। हिरण ही एकमात्र ऐसा पशु है जो कुलंचो भरता है, छलांग लगाता है, कुलंचो भरना यानी छलांग लगाना। सविता को पुरस्कार मिला क्योंकि उसने एक अच्छा गीत सुनाया था। अगला वाक्य देखिए, यह वही भारत है, यह समझ में नहीं आ रहा, पूरा नहीं है, अपेक्षा रहती है, जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। हम ऐसे बोले कि जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो अपेक्षा रहती है किसे, और इतना बोले कि यह वही भारत है, यह वही भारत देश है, तो कौन सा, यह वही भारत देश है, लेकिन कौन सा, कैसा, यह अपेक्षा रहती है। सूरज उगा इसलिए अंधेरा भागा, तो इसलिए अंधेरा भागा, यह स्वतंत्र नहीं। सूरज उगा इसलिए क्या, अंधेरा भागा, तो दोनों स्वतंत्र नहीं है,
एक दूसरे पर आधारित जो वाक्य होते हैं उससे बोलते हैं मिश्र वाक्य। तो ये वाक्य का चैप्टर पूरा होता है। अब हमें लेखन की बात करनी है। लेखन के बारे में आप जानते हैं कि परीक्षा में हमारे जो पेपर स्टाइल है उसके अंतर्गत हमें थोड़ा लेखन कार्य करना होता है। जैसे 8वीं कक्षा में आप दोहे सीख चुके हैं, तो ऐसे दोहे जो है उनमें से कोई पंक्तियाँ लेकर, कोई काव्य पंक्ति लेकर विचार विस्तार करने के लिए कहते हैं। जैसे गुजराती में होते हैं अर्थ विस्तार या विचार विस्तार करो, तो यहाँ भी ऐसी पंक्तियाँ होती हैं जो 3 मार्क्स में पूछी जाती है विचार विस्तार के लिए। तो ये पंक्तियाँ जानी पहचानी होती हैं, हम उसे जानते हैं। जैसे यहाँ एक लिखी है कि आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं सने, आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी वहाँ न जाइए कंचन बरसे में। तो ये काव्य पंक्ति जानी पहचानी होती है। पहले उसका शाब्दिक अर्थ लिखना होता है, फिर विस्तार से लिखना। लेकिन विस्तार कितना करना है? 3 ही मार्क से, आधे पेज से ज़्यादा लिखना ही नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5-7 वाक्य उसके बारे में लिखना है बस। तो ये हो गया विचार विस्तार। फिर पूछा जाता है कहानी लिखना, कहानी लेखन। तो कहानी लेखन तो आप जानते हैं 8वीं कक्षा में सीख चुके हैं कि कोई पॉइंट्स या मुद्दे दिए जाते हैं, उन मुद्दों के आधार पर आपको कहानी लिखनी है। लेकिन कहानी के लिए भी 3 ही मार्क्स, तो 8-10 वाक्य ही लिखने हैं, ज़्यादा तो लिखना ही नहीं है कहानी में, विस्तार नहीं करना है उसका। एक पॉइंट है तो 1 वाक्य ही लिखे, ज़्यादा नहीं लिखे, कहानी बन जाएगी। तो मुद्दों के आधार पर कहानी लिखनी होती है। ये कहानियाँ जानी पहचानी होती है, हमने सुनी हुई होती हैं। पूरे मुद्दे सब पढ़ ले तो कहानी हमारी समझ में आ जाती है। फिर हम अपने शब्दों में मुद्दों के आधार पर लिख सकते हैं। और अंत में सीख लिखनी चाहिए। अंत का मुद्दा जो होता है सीख होता है। और ये कहानी लिखने के बाद ऊपर एक टाइटल या शीर्षक भी देना चाहिए। ये महत्वपूर्ण है कहानी के लिए, उसके लिए बात होते हैं तो उचित शीर्षक भी देना चाहिए। इसके बाद लेखन के अंतर्गत देखिए कि यहाँ लिखा है वृत्तांत लेखन। तो ये भी पूछा जाता है ये वृत्तांत लेखन क्या है, पहले ये समझ लीजिए। वृत्तांत लेखन यानी हमारा गुजराती में जो कहते हैं अहवाल लेखन, वही है। यहाँ शब्द अलग है, वृत्तांत लेखन कीजिए। लेकिन यह 3 मार्क्स में पूछा जाता है अहवाल लेखन। तो अहवाल लेखन के अंतर्गत विषय दिया जाता है, जैसे कि आपकी स्कूल में वृक्षारोपण दिन मनाया गया है, उसके बारे में करीब 50 शब्दों में अहवाल लेखन कीजिए या वृत्तांत लेखन कीजिए। या ऐसा पूछा जाता है कि भाई आपकी स्कूल में शिक्षक दिन मनाया गया है, उसके बारे में 50 शब्दों में वृत्तांत लिखिए। तो ये वृत्तांत लेखन है। आप ये नहीं करते हैं तो उसके अथवा में ये पत्र लेखन पूछा जाता है। अब पत्र लेखन तो जाना पहचाना है, हम जानते हैं कि पत्र लेखन 8वीं कक्षा में सीख चुके हैं। फिर से एक बार याद कर लीजिए कि पत्र लेखन में क्या होता है। हमें सूचना दी जाती है कि भाई ये पत्र लिखता है, पत्र लिखने वाला ये है, उसका पता शायद प्रश्न में दिया गया है, नहीं दिया गया है तो अपना पता लिखना पड़ता है। सबसे पहले पत्र के बारे में देख लीजिए क्या करना होता है। सबसे पहले क्या लिखना है तो पता और दिनांक लिखनी होती है कि पत्र लिखते समय सबसे ऊपर दाहिनी ओर, राइट हैंड, अब तो लेफ्ट हैंड भी चलेगा, दोनों ओर लिख सकते हैं। तो कोने पर आपको ये पता लिखना चाहिए। प्रश्न में दिया गया है तो वह पता लिखना चाहिए, नहीं दिया गया है तो हमारा पता लिखना चाहिए। पता लिखने के बाद उसके नीचे दिनांक लिखनी चाहिए। तो दिनांक तो कैसे लिखी जाती है? मान लीजिए कि 26 जनवरी, तो ये जनवरी शब्दों में लिखना चाहिए, 26 अंक में लिखना है, और 2021 ये अंक में लिखना है, अंग्रेजी अंकों का उपयोग करना है। लेकिन महीनों के नाम इस शब्दों में लिखने हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे लिखना होता है, जो 8वीं कक्षा में आप सीख चुके हैं। तो महीनों के नाम लिखना चाहिए। तो ये पता लिखते समय आपको पिन कोड नंबर पता नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है। आप जिस एड्रेस, जिस पते का पिन कोड नंबर नहीं जानते तो लिखने की ज़रूरत नहीं है।
या आपको जो भी लिखना लिख सकते। वहाँ कोई देखने वाला ये नहीं देखता कि भाई ये भावनगर का पिन कोड नंबर नहीं है, ये सूरत का नहीं है, ऐसा नहीं देखना है, पता लिखना है बस, काल्पनिक। तो ये दिनांक लिखने के बाद हम पत्र लिखना शुरू करते हैं। तो पत्र में क्या करना होता है, सबसे पहले संबोधन होता है जिसे हम पत्र लिखते हैं। उनका और हमारा संबंध क्या है, उसके अनुरूप हमें संबोधन करना होता है। हम संबोधन करते हैं जैसे पूज्य पिताजी, आदरणीय गुरुजी, आदरणीय बड़े भैया, प्रिय मित्र, प्रिय सखी, ये सारे संबोधन। हमारा उनके साथ क्या संबंध है, उनके अंतर्गत हमें संबोधन करना चाहिए। अब संबंध जो है उनके अंतर्गत संबोधन तो कर दिया, अब संबोधन के बाद उसके नीचे तुरंत, संबोधन के बाद अल्प विराम करके तुरंत नीचे अभिवादन भी करना चाहिए। अब अभिवादन करने में भी आपने सीख लिया 8वीं कक्षा में कि हमारा संबंध है उनके अनुसार अभिवादन होना चाहिए। जैसे हमसे बड़े हैं तो सादर प्रणाम, हमसे छोटे हैं तो शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीष। हमारा कोई मित्र या सखी है तो उसके लिए हम लिखेंगे सप्रेम नमस्ते। तो ये अभिवादन हो गया, संबोधन, संबोधन के नीचे अभिवादन। अब आगे हमें क्या करना है कि इसके नीचे पैराग्राफ करके हम पत्र शुरू करते हैं। तो थोड़ी फॉर्मेलिटी तो होती है, हम पत्र लिखते हैं कि तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई। हर बार ऐसा नहीं लिखना है, कभी कभी पत्र में विषय ऐसा दिया गया है कि आपके मित्र की दादाजी की मृत्यु हो गई है, उसे आश्वासन देते हुए पत्र लिखिए, ये सूचना है। तो हम ऐसा तो नहीं लिख सकते ना कि तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई, ऐसा तो नहीं लिखना चाहिए। तो वहाँ तो ऐसा लिखना चाहिए कि तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर बहुत दुख हुआ कि तुम्हारे दादाजी की अचानक मृत्यु हो गई। तो ये फॉर्मेलिटी होनी चाहिए। फॉर्मेलिटी के बाद पैराग्राफ करके आपको पत्र के विषय के बारे में लिखना है, जिसके बारे में आप पत्र लिखना चाहते हैं। विषय दिया गया है प्रश्न में, मानोगे आश्वासन देते हुए पत्र लिख रहा है तो आश्वासन देना चाहिए वहाँ। तो ये पत्र का मुख्य विषय है। इसके बाद हमें आगे समापन की ओर जाना है। ये मुख्य बात तो हो गई हमारी, जिसके लिए हमने पत्र लिखा था, कर दिया। अब समापन करना है पत्र का, तो ये मध्य भाग तो हो गया। अब समापन में क्या करेंगे, सबसे पहले तो समापन में आपको ये लिखना चाहिए कि जिनको आप पत्र लिखते हैं उनके घर में दूसरे सदस्य हैं, उसके भाई बहन, माता पिता जो भी हैं, उनको याद करना चाहिए पहले समापन में। और इसके बाद राइट हैंड पर आपको लिखना चाहिए आपका आज्ञाकारी पुत्र, तुम्हारा मित्र, तुम्हारी सखी, ऐसे शब्द लिखने चाहिए और उसके नीचे आपको हस्ताक्षर करना चाहिए। तो महत्वपूर्ण बात इसमें यह है पत्र लेखन में कि आप पत्र के विषय में क्या लिखते हैं। तो ये पत्र का मध्य भाग है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिसके लिए आपको पत्र लिखने के लिए कहा गया है वह महत्वपूर्ण है। मान लीजिए आप मित्र या रिश्तेदार को पत्र लिखते हैं, तो आरंभ में फॉर्मेलिटी या औपचारिकता है, कुशलता का समाचार है, ये लिखना है। ये लिखने के बाद आपको पत्र के बारे में लिखना है। तो ये महत्वपूर्ण बात है, मध्य भाग है, ये थोड़ा विस्तृत लिखना चाहिए। लेकिन ये पत्र जो है 3 मार्च पे ही पूछा जाता है, इतना लंबा पत्र भी नहीं लिखना है, 3 पैराग्राफ करने हैं। पहले सबसे पहले संबोधन, उसके नीचे अभिवादन, फिर एक छोटा सा पैराग्राफ फॉर्मेलिटी के लिए, पत्र का मध्य भाग, पत्र जिस लिए लिख रहे, और समापन, तुम्हारे माता पिता को मेरी याद, मेरा प्रणाम, तुम्हारे भाई बहन को मेरी याद, और तुम्हारा मित्र या तुम्हारी सखी, और उसके नीचे आपका हस्ताक्षर, ये राइट हैंड पर होनी चाहिए। तुम्हारा मित्र, तुम्हारी सखी, तुम्हारा आज्ञाकारी पुत्र, ये जो लिखेंगे समापन के शब्द राइट हैंड पर होना चाहिए। क्लियर? तो ये पत्र लेखन आप सीख चुके हैं और आप अच्छी तरह से कर भी सकते हैं। अब हमें लेखन के अंतर्गत देखना है निबंध लेखन। अब निबंध लेखन आप सीख चुके हैं, 8वीं कक्षा से करते हैं, 7वीं कक्षा में भी निबंध लेखन गुजराती में भी करते थे, हिंदी में भी करते थे। अब हमें क्या करना, 3 ऑप्शन मिलते हैं, 6 मार्क्स में पूछा जाता है निबंध।
अलग अलग विषय होते हैं, जैसे यदि परीक्षा ना होती, मेरे प्रिय नेता, रेलवे स्टेशन पर 1 घंटा, ऐसे विषय पर भी पूछा जाता है। मातृ प्रेम, वर्षा ऋतु, ऐसे अलग अलग विषय होते हैं। मान लीजिए कि मातृ प्रेम का निबंध है, तो सबसे पहले तो आपको निबंध में शुरुआत बहुत अच्छी तरीके से कोई काव्य पंक्तियों से करनी चाहिए। जैसे मातृ प्रेम है तो जननी जोड़ सकी नहीं जड़े रे लोग, ऐसी काव्य पंक्तियाँ लिखनी चाहिए। या कहावत लिखनी चाहिए, गोड़ बिना मोड़ो कंसार, माँ बिना सुनो संसार। ऐसा नहीं है कि हम हिंदी निबंध लिखते हैं तो गुजराती काव्य पंक्तियाँ नहीं लिखनी चाहिए, लिखनी चाहिए। जैसे इंग्लिश की लिखते हैं तो यहाँ गुजराती काव्य पंक्तियाँ लिख सकते हैं। तो ये आरंभ आपका आकर्षक होना चाहिए। वैसे अंत भी होना ऐसा ही अंत होना चाहिए, काव्य पंक्तियों से, कहावत से, सुविचार से। तो वहाँ भी कोई ना कोई काव्य पंक्तियाँ लिखनी चाहिए। जैसे मेरे प्रिय नेता, उसके बारे में हम लिखते हैं तो उस नेता के बारे में, सरदार पटेल है तो उनके बारे में काव्य पंक्तियाँ लिखनी चाहिए। जैसे 8वीं कक्षा में आप सीख चुके हैं, सरदार पटेल की काव्य पंक्तियाँ याद करें। तो ऐसी काव्य पंक्तियाँ लिखनी चाहिए। वर्षा ऋतु है तो भी लिखनी चाहिए, अषाढ़ी सांजना अंबर गाजे ने मेघाडंबर गाजे। तो ऐसे प्रारंभ होना चाहिए। बाकी तो सब मुद्दे दिए गए हैं, पॉइंट्स दिए गए हैं, उसके आधार पर निबंध लिखना है। लेकिन निबंध इतना लंबा नहीं लिखना है। एक पेज से ज़्यादा नहीं, हाफ से थोड़ा ज़्यादा, लेकिन 1 पेज से ज़्यादा तो लिखना ही नहीं है। क्योंकि यहाँ जो मार्क्स देते हैं 6 ही मार्क्स हैं, तो 6 मार्क्स में तो हम कितना लिखेंगे। ज़्यादा नहीं लिखना है, लंबा नहीं लिखना है, हमारा समय नष्ट नहीं करना है। तो हमें 100 शब्दों में निबंध लिखना है। 1 पेज पर आप 180 शब्द लिख सकते हैं। तो हाफ पेज से ज़्यादा फुल स्केप पेज हैं तो उसमें हाफ पेज से थोड़ा ज़्यादा लिखना है बस। हर एक मुद्दे के लिए अलग अलग पैराग्राफ करना चाहिए। 2 कॉमन मुद्दे होते, एक प्रस्तावना और एक उपसंहार। पहला मुद्दा होता है प्रस्तावना यानी निबंध का आकर्षक परिचय देना है। जिसके विषय में आप निबंध लिखना चाहते हैं उसका परिचय काव्य पंक्तियों द्वारा, कहावत द्वारा, कोई शेर शायरी द्वारा, हिंदी में, गुजराती में, इंग्लिश में, जो भी कोई कोटेशन है, किसी का वाक्य है तो ये भी लिखना चाहिए। कहावत, संस्कृत श्लोक का भी प्रयोग कर सकते हैं विषय के अनुरूप हो तो ये प्रारंभ है हमारा, प्रस्तावना में ये लिखना चाहिए। और अंत में उपसंहार में आप क्या लिखेंगे, तो अलग अलग मुद्दों के बारे में आपने लिख लिया है, लेकिन उपसंहार में आप अपने मौलिक विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। आप क्या कहना चाहते, आप इस विषय में क्या मानते हैं। मान लीजिए वर्षा ऋतु का निबंध लिखते हैं तो अंत में आपको अपने विचार व्यक्त करने चाहिए कि भाई सभी ऋतुओं में मुझे ये वर्षा ऋतु अति प्रिय है, क्योंकि घर में अच्छा खाना बनता है, भूख लगती है, बारिश में नहाने की मजा आता है। तो ये लिखना चाहिए अपने विचार और अनुरूप काव्य पंक्तियाँ लिखनी चाहिए। तो इस प्रकार निबंध लेखन बहुत ही आकर्षक होना चाहिए, लेकिन लंबा नहीं लिखना है, 100 शब्दों में ही लिखना है। चलिए क्लियर। तो ये लेखन की सारी बातें हो गई, व्याकरण के अंतर्गत हमने बातें कर ली हैं। अब कोई प्रश्न नहीं है। सबको बेस्ट लक।